नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार। आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1130वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के ज्ञानवर्धक उपस्थित हैं डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी अनुभवी चिकित्सक एवं शिक्षाविद डॉक्टर हेमा चाणक्य मिस्त्री। हेमा ऑडिबल? मैं क्या मेरी आवाज क्लियर है? इन्होंने अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा MUHS नासिक महाराष्ट्र से पूर्ण की तथा येराला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर से MD किया। आपने 1996 से होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य प्रारंभ किया है। आपने होम्योपैथिक क्लिनिकल असिस्टेंट के रूप में अनुभव प्राप्त करने के पश्चात सीनियर कंसल्टेंट एवं लेक्चरर के रूप में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2012 में आपने नैस होम्योप्लेक्स में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर मिस्त्री ने डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एवं सर्जरी की उपाधि भी प्राप्त की है। साथ ही आपने कॉस्मेटोलॉजी एवं स्किन एस्थेटिक्स में डिप्लोमा प्राप्त कर चिकित्सा के क्षेत्र में सौंदर्य एवं वेलनेस आयाम को भी जोड़ा। आपकी चिकित्सा पद्धति की विशेषता है होम्योपैथिक उपचार के साथ योग, आहार संतुलन एवं काउंसलिंग का समन्वित समावेश, जिससे रोगी को समग्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। चिकित्सा के अतिरिक्त डॉक्टर मिस्त्री एक सृजनात्मक व्यक्तित्व भी है। आपने अंतर महाराष्ट्र महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ नृत्य एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार प्राप्त किए, जो आपके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आज की इस वेबिनार में उनका अनुभव, शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं समग्र चिकित्सा दृष्टिकोण हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। आइए हम सब मिलकर आदरणीय डॉक्टर हेमा चाणक्य मिस्त्री का स्वागत करते हैं और उनके ज्ञानामृत से लाभान्वित होते हैं। आज का आपका विषय है हाइलाइट्स एसेंशियल्स ऑन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी। सो नाउ मैम, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल रही है। एक्चुअली मेरे तरफ से मैं डिस्कनेक्टेड हो गई थी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ यस, मैं होस्ट हूँ, बट डॉक्टर पंकज अभी को होस्ट है। हाँ जस्ट मिनट मैम, मैं मैडम का ही प्रॉब्लम है। दीपमाला मैडम का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, नो इश्यूज। मेरी आवाज क्लियर है अभी? हाँ हाँ, अभी आपकी आवाज क्लियर है। तो आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी और उसके सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, जो अपना बेसिक है। हम लोग काफी टाइम प्रैक्टिस के अंदर कुछ सालों में अगर हम लोग एक सेकेंड, आई थिंक मेरे तरफ से कुछ नेटवर्क इशू भी है, तो मे बी मैं डिस्कनेक्टेड भी हो जाऊं। नहीं, यहाँ पे कुछ एडमिट करके आ रहा है, इससे वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो अच्छा, तो वो लोगों का एडमिट का बीच में आ रहा है डिस्प्ले के। तो मैं जी, तो आज हम हम आज लोग हम आज होम्योपैथी के सिद्धांत और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका परिचय ये है कि इसका जो बेसिकली इसकी जो उसका जो फाउंडर है, या जो जिस जिस व्यक्ति ने इसको इसका फाउंडेशन दिया है या डिस्कवर किया है, उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हनीमन। इन्होंने 1796 में इसका शोध किया था, जबकि वो एक किताब जब ट्रांसलेट कर रहे थे। तो किताब ट्रांसलेट करने के समय जब उन्होंने ये पढ़ा किधर ट्रांसलेशंस में, क्योंकि ही वॉज अ लिंग्विस्ट और लाइब्रेरी में बैठ के वो ट्रांसलेट करते थे एज अ साइड इनकम।
तब ही केम अक्रॉस दिस स्टेटमेंट के सिंकोना बाग का जो कॉन्कोक्शन है या जो जूस है, अगर हम उसका मलेरिया में पर्सन को देंगे तो वो उसका मलेरिया ठीक कर सकता है, और अगर नॉर्मल पर्सन में देंगे तो मलेरिया के सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये उन्होंने एज अ डॉक्टर उस टाइम पे जब भी बहुत सारा लीचेस और बहुत सारा ब्लड लेटिंग एंड पेनफुल जब चिकित्सा होती थी, जब तो ही वॉज ऑन लुक फॉर दिस काइंड ऑफ जेंटल थेरेपी, एंड उन्होंने ये खुद प्रयोग किया सिंकोना बाग का। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जब ईयरफोन लगाया तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे निकालना पड़ा है। सो आई होप आई एम ऑडिबल लाउड एंड क्लियर। जी मैडम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, हाँ कंटिन्यू करिए। हाँ, सो वी आर ऑन द सेकंड पेज ऑफ सैमुअल हनीमैन इंट्रोडक्शन। या सो होम्योपैथी का परिचय यही है कि उन्होंने जब भी एक किताब लिखते वक्त, और वो लिंग्विस्ट थे, उनको 14 लैंग्वेजेस आते थे, और ये पढ़ा उन्होंने कि सिंकोना बाग के जूस से जब हम कोई भी साधारण व्यक्ति को ये जूस देते हैं तो उसको मलेरिया जैसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, और यही मलेरिया को ठीक करने का भी इसके अंदर गुण है। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया सबसे पहले अपने आप पे, और फिर उनके आजू बाजू जो उनके विश्वसनीय उनके जो स्टूडेंट्स रहते थे या उनके जो डॉक्टर्स रहते थे असिस्टेंट, उनको आजू बाजू में जो भी फ्रेंड्स है उनको दे करके उन्होंने प्रयोग किया, और ये उनकी पहली प्रूविंग थी। और इसके बाद में उन्होंने ये सबसे पहले ये थियरी निकाली कि लाइक क्योर्स लाइक और सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल होम्योपैथी का, ये पहला प्रिंसिपल है। ये शोध के बाद में उन्होंने इसका नाम एज अ साइंस होम्योपैथी रखा, जो एक होम्योज मतलब के समान और पैथोज मतलब के पीड़ा, ये उन्होंने सैमुअल हनीमन ने यह चिकित्सा का ऐसी प्रणाली का शोध की। और कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, सिमिलिबस सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समान से समान की चिकित्सा होती है। जैसे कि एक कांदे का जूस, या हम लोग बोलते हैं एलियम सीपा। तो ये एलियम सीपा का जूस जब हम नॉर्मल पर्सन को देते हैं तो उसके आंख में से पानी बहता है। जब हम कांदा काटते हैं या कुछ ऐसे ऑनियंस को कट करते हैं तो आंख में से पानी होता है, उसका स्मेल अगर नाक में चला गया, या उसको अपने हाथ जो है वो उसका जूस का हाथ अपने नाक में लग गया, तो इट विल प्रोड्यूस द इरिटेशन इन द नेजल लाइनिंग्स ऑल्सो, एंड इट मे गिव यू स्नीजिंग ऑल्सो। सो एलियम सिपा का भी प्रयोग उन्होंने नॉर्मल पर्सन में किया, तो एलर्जिक लाइक सिम्टम्स, या बोलते हैं कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स, कोराइजा, इरिटेशन ऑफ आईज एंड वाटरिंग ऑफ द आईज एंड स्नीजिंग, ये सब स्टार्ट हो गया। फिर उसका जब भी उन्होंने एलर्जीज में या हे फीवर में जब यूज किया, बिकॉज हे फीवर जैसे सिम्टम्स थे, सिमिलर उसके समान के सिम्टम्स थे, तो जब वो हे फीवर में यूज किया तो इट स्टार्टेड क्योरिंग द हे फीवर। इससे ये शोध हुआ कि ये पहला प्रिंसिपल है होम्योपैथी का कि समान पदार्थ से समान की चिकित्सा होती है, यानी लाइक क्योर्स लाइक। जो चीज के गुण साधारण व्यक्ति में अगर हम उसके गुण पैदा कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स या साइंस दिखा सकते हैं, तो उसकी ड्रग प्रूविंग जब करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने ऐसे बहुत सारे ड्रग्स प्रूव किए, और यही ड्रग्स जब भी डिजीज पर्सन में वही समान लक्षणों के व्यक्ति को देते थे तो वो पदार्थ से उसकी उसके जो आजार या जो उसके बीमारी के जो लक्षण थे वो ये हो जाते थे, क्योर हो जाते थे, उसकी हीलिंग हो जाती थी। तो इससे इनको ये प्रूविंग्स करना शुरू किया, एंड दिस इज हाउ ही स्टार्टेड प्रूविंग वन बाय one drug, and he came to this similia similibus curanter, the first principle in homeopathy, कि समान पदार्थ से समान चिकित्सा समान की चिकित्सा होती है, लाइक क्योर्स लाइक। जैसे कि पॉइजन, जैसे इंसेक्ट के पॉइजन्स है या नोसोड्स है, जैसे बीमारी का जो उसका पोर्शन रहता था, जो उसके
उसके डिस्चार्जेस रहते थे, उसी से उसको ट्रीट किया जाता था, उसके एक्सट्रैक्शन से उसी को ट्रीट किया जा सकता है। या कोई इंसेक्ट्स के पॉइजन्स है तो उसके जो लक्षण होते हैं तो उसी से उसका पॉइजन भी ट्रीट किया जा सकता है। वैसे ही उन्होंने हर चीज का, यानी कि एलिमेंट्स है, मेटल्स है, और बहुत सारे ऐसे ड्रग प्रूविंग करना स्टार्ट कर दिया, एंड ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ दिस। एंड खासियत ये है होम्योपैथी में कि हम लोग कोई एनिमल्स के ऊपर प्रूविंग नहीं होती है, जैसे कि दूसरी विज्ञान में कैसे होता है कि रेट्स पे, पिग्स पे, या कोई अलग जंतु, कोई भी एनिमल के ऊपर प्रूविंग्स होती थी। तो होम्योपैथी में उन्होंने ये पहली बार ऐसा किया कि इसके मानसिकता भी जानना जरूरी है, कि उसका माइंड के ऊपर क्या असर होता है, मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या होता है, ये रिकॉर्ड करना शुरू किया। दैट्स व्हाई इट वाज प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। एंड ये पहला साइंस था जो ह्यूमन प्रूविंग्स के ऊपर क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स का रिकॉर्डिंग, और यही मतलब ड्रग प्रूविंग किया गया। एंड यही ड्रग प्रूविंग के जब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका उपयोग किया गया, तो इट स्टार्टेड ट्रीटिंग दोज डिजीज स्टेट्स हैविंग सिमिलर साइंस एंड सिम्टम्स। तो ये पहला अपना प्रिंसिपल है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल प्लीज? तो होम्योपैथी के 7 मुख्य जो सिद्धांत है, इसकी लॉ ऑफ सिमिलर्स जो हमने अभी समझाया, लॉ ऑफ सिमिलिया इज सेम लाइक क्योर्स लाइक, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। लॉ ऑफ मिनिमम, न्यूनतम खुराक का नियम, मतलब कि इसमें जो ड्रग का पोर्शन है या जो ड्रग का पार्टिकल है वो इतना मिनिमम होता था कि, क्योंकि एक ही, अगर समझो हम लोग ने किसी फ्लावर का या किसी रूट का या किसी स्टेम का अगर जूस निकाला, तो वो जूस का एक पोर्शन into 9 portion of water if it is soluble in water, and if it is insoluble then उसको अल्कोहल के माध्यम से उसको 9 भाग में उसका इतना न्यूनतम खुराक रहता था, so that dilutions were prepared। एंड ये जब ही उसको सकशन करने को या इसका जो पावर ऑफ एनर्जी रेस करना था, तो उसको सकशंस या उसको ऐसे उसको मूवमेंट्स दिए जाते थे थ्रू विच द energy or the power of that particular smallest portion of that drug would enhance by giving that kind of a succussions like potentization। तो ये पाउडर में भी होता था, ट्राइचूरेशन जिसको बोलते हैं, और उसका अगर तीसरा भाग लिया और वो जब वाटर और अल्कोहल में डिसॉल्व करते थे, तो इससे आपका सेंटिसिमल पोटेंसी प्रोड्यूस होता है, और ये ट्राइचूरेशन के द्वारा होता है। तो जो सॉल्युबल होता है वाटर एंड अल्कोहल में, उसको वाटर एंड अल्कोहल में सॉल्युबल, जो नहीं सॉल्युबल होता था उसको पाउडर फॉर्म में ट्राइचूरेशन किया जाता था। तो इस हिसाब से उसका न्यूनतम खुराक, और ये बोलते हैं जितना उसका जैसे 100 भाग में करेंगे तो उसका मिलीसिमल पोटेंसी, 99 में करेंगे तो उसका सेंटिसिमल पोटेंसी, और 9 भाग में करेंगे तो उसका डेसिमल पोटेंसी। इस तरह से ये अलग अलग पदार्थ का जो एनर्जी लेवल होता था वो सकशंस द्वारा, मूवमेंट द्वारा उसमें उत्पन्न किया जाता था, एंड दैट पावर वुड बी द सिमिलर टू द वाइटल फोर्स। अभी ये वाइटल फोर्स क्या है? ये अपना नेचुरल, हर एक व्यक्ति के अंदर एक लाइफ फोर्स होता है जो देखा नहीं जाता है, बट इट इज लाइक आयुर्वेदिक में जैसे हम लोग प्राणा बोलते हैं, प्राण के बिना जीवन अशक्य है। हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, प्राणा है। तो प्राणा इज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ life force without which the life cannot exist, and it is responsible for the balancing of mind, body and soul. And when this vital force is deviated, then comes the disease state in an healthy person। तो हेल्थ क्या है कि when the vital force is maintaining equilibrium between mind, body and soul, ये हार्मनी में है, तो the person is healthy। he can explore to the maximum potential of his, he is in his best of health। या अगर इफ ही स्टार्ट्स फीलिंग सिक, या उसको ऐसा जरा भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है या उसका हार्मनी डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये आहिस्ता से उसको एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है विच इज कॉल्ड ऑरा, या इट इज कॉल्ड अ प्रोड्रोम सिम्टम्स।
या डिजीज के पहले जो होना शुरू हो जाता है, एंड आहिस्ता से वो फिर साइंस एंड सिम्टम्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और ये निर्भर है अपनी थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस पे। तो क्रॉनिक डिजीजेस में उन्होंने 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी टाइप्स उन्होंने रिकॉर्ड करने के बाद में, एक्सप्लोर करने के बाद में, जब भी उनको ये पता चला, तो जैसे आयुर्वेदिक थेरेमी आयुर्वेदा में जैसे पित्त, कफ और वात, ऐसे 3 प्रकार के प्रकृति होते हैं, वैसे ही होम्योपैथी में भी उन्होंने सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस करके ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व और पर्सनालिटी टाइप्स या कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स जो हम लोग बोलते हैं, और उसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स, उनकी क्या मेंटेलिटी होती है, उनके एटीट्यूड्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उनके अंदर एक कॉमन डिस्क्रेसिया या कॉमन डिस्प्ले था, जो उन्होंने शोध करके इसको सिक्युलराइज किया, यानी उनको हर एक जगह पे उसको अलग करके रखा कि सोरा के ये सिम्टम्स होते हैं, साइकोसिस में ये देखा जाता है और सिफिलिस में ये देखा जाता है। तो सोरा जो है वो सबसे पहले, विच इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, जिससे उत्पन्न होते हैं सारी सारी बीमारियां। तो ये स्किन के ऊपर सडन, एक्यूट एंड रोबस्ट पर्सन में अगर स्किन का कोई भी प्रकार होता है, या उसकी मानसिकता में जैसे कि सडन एक्साइटमेंट, सडन ये रिएक्शंस, तो ये सारे सोरा के लक्षण है। और साइकोसिस में कैसा होता है, ये स्लो डाउन हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, एंड इट डजंट गेट एन एक्सप्रेशन, सप्रेशन में ज्यादा चला जाता है ये। तो ये साइकोसिस में होता है व्हेन प्राइमरी लेवल पे कोई भी एक्सप्रेशन जब हमारे बॉडी में आता है, तो वो सोरा माइजम से बाहर एक्सप्रेस होता है वाया स्किन या वाया रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। और जब इसको हम लोग कोई भी दवाई से सप्रेस करते हैं, तो वो डीपर लेयर्स में चले जा करके एक डिस्क्रेसिया बन जाता है, विच इज लाइक साइकोसिस, और इट गेट्स स्लोअर डाउन, मतलब कि सोरा में फंक्शनल लेवल पे इफेक्ट होता है, एंड साइकोसिस में इट गोज इनटू द मोर ऑफ द डॉर्मेंट स्टेट। एंड इसके बाद है ट्यूबरक्यूलोमाइजम, जो उन्होंने देखा कि ये बहुत इरेटिक होता था, कभी सोरिक दिखाता था, कभी साइकोटिक, एंड कभी इट विल स्टार्ट शोइंग इन अ सिफिलिटिक वे। तो ये बहुत इरेटिक होता था, चेंजेबिलिटी होती थी, शिफ्ट्स होते थे। तो ये एक टिपिकल माइजम उन्होंने डिस्प्ले किया कि ये ट्यूबरक्यूलर माइजम, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ माइजम्स है, जिसका व्यक्तित्व बहुत सारे चेंजेबिलिटी और इसके इरेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। और इसमें इसकी पर्सनालिटी में भी उन्होंने बताया कि कैकेक्टिक टाइप, यानी कि बहुत उनके अंदर माल एब्जॉर्प्शन, माल एसिमिलेशन, मतलब कि डेफिशिएंसीज तो है सोरा में जो होती है, मगर यहाँ पे वो सारी चीजें उनको खाने के बावजूद भी वो उनको एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो ये कैकेक्टिक कंडीशन हो जाता है उनका ट्यूबरकुलर माइजम में। और लास्ट है सिफिलिटिक, विच इज द डिस्ट्रक्टिव और द डैमेज, जो होता है सेल्यूलर लेवल पे भी, और मानसिकता भी उनकी डिस्ट्रक्शन की होती है। तो इस तरह से ही केम डाउन टू दिस थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। एंड इसके बाद में उन्होंने ये जो ड्रग डायनामाइजेशन का हम लोग ने बातचीत किया, कि उन्होंने न्यूनतम यानी कि मिनिमम पदार्थ जो होता था दवाई का, जैसे कि अगर उसका जूस है या फिर उसका कोई भी पौधे का भाग है, उसको डाइल्यूशंस में करके, उसको मूवमेंट्स दे करके उसकी पावर और एनर्जी रिलीज की जाती थी। तो दैट वाज द थियोरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। उनका जो थियोरी था कि हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व जो होता है, उसके सिमिलर में एक ड्रग आपको खोजना होता है। तो उनकी मानसिकता के हिसाब से, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, और ये खाली फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज से नहीं, मगर व्यक्ति का जो व्यक्ति के मन, विचार, उसकी मानसिकता, उनका बिहेवियर पैटर्न्स, उनका एटीट्यूड, उनकी फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, मतलब कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो उनको ठंड जल्दी से बर्दाश्त कर सकते हैं या गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको माध्यमिक लेवल, मतलब कि
दोनों में से मीडियम लेवल पे उनको बर्दाश्त होता है। ठंडी भी उतनी ही लगती है और गर्मी भी उतनी ही लगती है, या उनको एक्सट्रीम लेवल्स पे वो रिएक्ट करते हैं टू द क्लाइमेटिक चेंजेस और टू वेदर चेंजेस, या फिर उनको उनकी डाइजेशन में, यानी कि उनको जब भी वो कुछ खाना चाहे या पीना चाहे तो उनको ठंडी चीजें लगती है या उनको गर्म चीजें अच्छी लगती है। तो इसके ये प्रकार से एक इंडिविजुअलाइजेशन की भी थियरी उन्होंने बाहर लाई कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी सेम। हर एक की मानसिकता, हर एक के लाइक्स डिसलाइक्स, उनके एक्शंस रिएक्शंस, उनकी जो हर एक सिचुएशन में जो उनका रिएक्शन होता है या वो किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं, अम, उनका बर्ताव उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंस में अ, दूसरे एक व्यक्ति के मुकाबले में अलग हो सकता है। बराबर है। जैसे कि अभी आज किसी को सडनली कोई कार आके किसी ने ब्रेक मार दी, तो हो सकता है कि वो पर्सन एकदम शॉक में चला जाए, उसको फियर होने लगे, वो रोड क्रॉसिंग में उसको फियर उत्पन्न होने लगे, एंजाइटी उत्पन्न होने लगे। और एक पर्सन ऐसा होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड ही स्ट्रांगली जस्ट टेक्स ओवर द सिचुएशन एंड ही हैंडल्स इट इन अ वेरी केयरफुल वे। और या कोई होता है वो अपना व्यक्तित्व या अपने एक्सप्रेशंस बता नहीं सकता है, अंदर ही रखता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, रिजर्व्ड पर्सनालिटीज होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, जल्दी से फ्रेंडली नहीं हो सकते। कुछ व्यक्ति है वो इजीली फ्रेंड्स बना सकता है, किसी को कंपनी चाहिए होती है, किसी को कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्ति की हिसाब से दवाई की शोध, मतलब कि एक प्रकार के व्यक्ति को एक ही प्रकार की दवाई दी जा सकती है। उसकी मानसिकता, उसके शारीरिक साइंस एंड सिम्टम्स विच आर नॉट कॉमन टू डिजीज बट वेरी पिक्यूलियर, क्वियर एंड रेयर टू his personality or his individualistic signs and symptoms, on the basis of which एक ही दवाई एक टाइम पे सिंगल मेडिसिन, सिंगल ड्रग एट अ टाइम, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स वाज प्रोड्यूस्ड। एंड देन जैसे कि हम लोग ड्रग प्रूविंग करते हैं दवाई का, तो हम लोग जैसे इंसानों पे अपना ड्रग्स प्रूव करते हैं, तो फिर यही जो मानसिकता है या जो शारीरिक साइंस एंड सिम्टम्स है, ये सारे रिकॉर्ड में है हमारे। And there are new drugs being proved nowadays. They are proving even on the energies, even on the vibrations, even magnetic, even on the elements, metals के बाद में आजकल बहुत सारी नई शोध हो रहे हैं, and new drugs are being introduced like chocolate, like coffee। जैसे कि अभी आज के जमाने के हिसाब से जो नई नई बीमारियां आ रही है, तो उस हिसाब से आज चेंजेस भी बहुत हो रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, लाइफस्टाइल डिजीजेस है, तो बहुत सारी ऐसी शोध भी हो रही है कि जो उसके हिसाब से वो दवाई की शोध उनको ये आज के एज के हिसाब से हम दे सकते हैं। So the doctrine of drug proving is one of the principles where people can keep on proving new drugs, new poisons, new elements, new metals, new theories can come up. And as I said, that every individual is having a dynamic force which keeps everything in the balance. And whenever that balance is deranged, then डिजीज का स्टार्ट्स ensuing in that person, मतलब कि वो डिजीज में जाना शुरू कर जाता है। दैट इज द थियरी ऑफ वाइटल फोर्स। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? हेलो, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो ये होम्योपैथी के 7 सिद्धांतों के बाद में है। वाइटल फोर्स का मैंने आपको बताया कि ये अपनी मानव शरीर का एक निर्जीव मशीन है जो अनुभव में ही आ सकता है, जिसको हम महसूस करते हैं। इससे एक जीवनी शक्ति ही कह सकते हैं। और इसको नियंत्रण में रखना या बैलेंस में रखना, जब भी ये शक्ति विचलित होती है तो इंसान बीमार पड़ सकता है। सो होम्योपैथिक दवाएं सीधा इसी डायनामिक फोर्स के को सही दिशा में उसको जब भी कर इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर या इम्यून
लेवल्स, जब ये फोर्स को ये ड्राइविंग फोर्स जो है अपने लाइफ का, इसको जब बैलेंस स्टेट में लाता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी इज एबल टू कम ओवर द डिजीज स्टेट. So that is the theory of the vital force. Can we have the next slide, please? Can we have the next slide? So we talked about the drug proving also. औषधि परीक्षण होम्योपैथी में दवाओं का परीक्षण जानवरों पर नहीं बल्कि सामान्य मानव स्वयं सेवकों पर किया जाता है, who are voluntarily ready or voluntarily available for drug proving, ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक प्रभावों का सटीक पता, यानी कि वी कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग देयर साइंस एंड सिम्टम्स. तो ये बहुत सरल और बहुत प्रैक्टिकल वे ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रूविंग ड्रग प्रूविंग, एंड ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही किया गया है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए बेस्ट है. और इसका शक्तिवर्धन पोटेंटाइजेशन औषधाय पदार्थों का क्रमिक रूप से पतला करने और हिलाने के, यानी कि एक प्रकार का मूवमेंट होता है सकर्षण, जो वाइब्रेशंस के दौर पे दिया जाता है टेक्निकली. और ये प्रक्रिया से दवाई में भौतिक मात्रा यानी कि उसके एनर्जी उत्पन्न होती है, पावर उत्पन्न होती है, जिससे वो पावर की बढ़ोतरी कर सकते हैं. और उस हिसाब से उसको, यानी कि अगर 30 मूवमेंट देते हैं या 30 बार उसको सकस करते हैं तो 30 पोटेंसी, उसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना पोटेंसी बढ़ता है. इस हिसाब से दवाई का उसमें बहुत मिनिमल डोज होने लगता है, बट उसका एनर्जी या उसका पावर जो होता है वो डायनामिक फोर्स के ऊपर काम करता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो एट द डायनामिक लेवल. सो इट इज वर्किंग एट द सिमिलर प्रिंसिपल और एट द सिमिलर लेवल. नेक्स्ट स्लाइड. एज मेंशन्ड, अभी मैंने आपको समझाया, चिकित्सा का उद्देश्य बिना किसी दुष्प्रभाव के स्वास्थ्य बहाल करना है, इसलिए केवल सबसे छोटी और सूक्ष्म खुराक ही दी जानी चाहिए. सो मिनिमम डोज के प्रिंसिपल के ऊपर, नो एग्रेवेशन, नो साइड इफेक्ट्स. सो व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स, जो उसके जो लक्षण है उसके हिसाब से उसको हम लोग दवाई देते हैं. अगर उसके मेंटल सिम्टम्स मैच होते हैं या उसकी पिक्युलरिटीज या उसकी इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स ज्यादा है एंड इट इज मैचिंग अ ड्रग, देन यू कैन गिव अ हायर पोटेंसी. बट एट द सेम टाइम if is a very in a poor state, cachectic condition में है, his body is not responding, या उसका कोई वाइटल साइंस बहुत पुअर है, जैसे कि उसका पल्स है, बीपी है, he is in a very febrile stage, या he is a small child at a very vulnerable age, और a ओल्ड एज का व्यक्ति है, तो उसको मिनिमम पोटेंसी मतलब कि कम डोज से शुरुआत करके इलाज किया जा सकता है. और जहाँ पे पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम्स एंड peculiarities, you can prescribe a higher dose in homeopathy, which is based on the energy and potency, can work at the dynamic level and there can be no side effects. So this is the theory of minimum dose and minimum potency to be given only that much as to bring the vital force in the harmony. Yeah. Next slide. सो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे आयुर्वेदा या जो हमारे भारतीय उसमें भी है, वनस्पति है, जैसे कि फूल है, पत्ते है, या फिर कोई जंतु या कोई मिनरल्स है, जैसे कि कोई मेटल्स है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मधुमक्खी का पॉइजन है. ऐसे पदार्थ के ऊपर ये होम्योपैथिक की ड्रग प्रूविंग्स की गई है, और उसी से उसका मिनिमल उसका पदार्थ वो टॉक्सिकोलॉजिकल बेसिस पे उसका ज्यादा नहीं कि टॉक्सिक हो जाए, पर मिनिमल सेफ मात्रा में उसको पोटेंटाइज किया गया है ताकि वो सेफ हो, एंड इट इज मोर ऑफ अ हीलिंग rather than having the toxic effects, and it has to be prescribed very carefully only when it is matching to the exact signs and symptoms of what it is able to produce.
वो जैसे लक्षण को प्रोड्यूस कर सकता है उसी व्यक्ति को दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड या। तो इस तरह से हमारे मटीरिया मेडिका के जो ड्रग्स प्रूविंग्स है तो वो हमारे एकदम रेपर्टरी मतलब के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से या तो फिर लक्षणों के लाइक डिक्शनरी टाइप, तो उसको ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया है काफी सारी बुक्स में मटीरिया मेडिका में, अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल डिजीज और अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स of the mind and body. It has been described in the materia medica and repertory in the order of or either alphabetical. So ऐसे various repertory forms में आपको ये दवाइयाँ के रिकॉर्ड हमको मिलते हैं और उसके परिचय से उसके अध्ययन से ही हम ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि यू प्रिस्क्राइब ऑन एन इंडिविजुअलिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स एंड हाउ यू नो दैट द पर्सन इज गेटिंग ट्रीटेड। सो होम्योपैथिक में हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, जिसका अर्थ ये है कि जब भी कोई बीमारी आप ट्रीट करते हो तो उसके जो लक्षण है वो अंदर से बाहर आते हैं। इट स्टार्ट्स, अगर सप्रेस्ड है तो वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन है तो बुखार एक सामान्य उसका रिएक्शन होता है, मगर अगर व्यक्ति में वो बुखार नहीं आ रहा है और दवाई दे करके अगर उसको बुखार आता है, दैट मीन्स कि हिज बॉडी इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ आउटसाइड। तो ये एक्सप्रेस जब शुरू कर देता है बाहर की तरफ, दवाई बीमारी जब जाना शुरू हो जाती है, अंदर से पेशेंट को ठीक उसके जनरल सिम्टम्स जो है, यानी कि उसको भूख नहीं लग रही थी वो भूख उसको लगने लगी, उसकी नींद नहीं हो रही थी उसको अंदर से ठीक नहीं लग रहा था, अंदर उसको बेचैनी महसूस हो रही थी, मगर बुखार आने के बाद में उसकी बेचैनी कम हो गई। तो इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ एंड फ्रॉम द मोर वाइटल ऑर्गन्स, मतलब कि जो हमारे बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है या लंग्स है या लीवर किडनी है, इससे ये जब भी कम इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के ऊपर जब एक्सप्रेस करना शुरू कर जाता है, बाहर जब प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, दैट इज द राइट डायरेक्शन ऑफ हीलिंग विच इज कॉल्ड हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। सो ये सिद्धांत है होम्योपैथी के, ये सिंपल प्रिंसिपल्स है जो हमारे प्रैक्टिस में हमको ध्यान देना होम्योपैथी में बनता है। एज एन होम्योपैथिक डॉक्टर वी बिलीव दैट अवर क्योर शुड बी परमानेंट जेंटल एंड इन अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिबल वे, मतलब कि उसको पेशेंट को सफरिंग ना हो, कोई पेन ना हो, और मोस्ट रिलायबल वे से, इन द शॉर्टेस्ट रिलायबल वे उसको ठीक होना शुरू हो जाए विदाउट एनी साइंस, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विदाउट एनी एग्रीवेशन, वो ठीक होना शुरू हो। दैट्स द थियोरी ऑफ होम्योपैथी. So for today, I think so. This is the principles and practice of homeopathy, which every individual should keep in mind and keep on referring time and again. How much ever experienced or senior, आप कितने भी senior हो जाओ, कितने भी experienced हो जाओ, मगर कहीं ना कहीं ये principles है जो आपके डेली यानी कि दिनचर्या में हर एक केस में लागू और हर एक बीमारी में इसका हमको बहुत डिसिप्लिन से फॉलो करना है हमको, एंड दैट इज कॉल्ड द करेक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग इन होम्योपैथी। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल ड्रग्स कॉम्बिनेशन में देते हैं, या हम लोग उसकी पोटेंसी का ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से पोटेंसी में देना है, या हम लक्षण ज्यादा करके डिजीज स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स पे देते हैं। तो दिस आर नॉट द राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस. दिस इज डिविएशन फ्रॉम होम्योपैथी एंड इट इज इन अ वे प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इन एन एलोपैथिक वे. तो हमको ये नहीं करना है, हमको होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को माइंड में रख करके हमारी प्रैक्टिस के जैसे हमको गाइडलाइंस दिए हैं
डॉक्टर सैमुअल हरीमन ने बहुत अच्छी तरह से ये फॉलो करना है हमारी दिनचर्या और प्रैक्टिस में। थैंक यू वेरी मच। या हेलो, एनी क्वेश्चंस? या अबाउट केस टेकिंग, आई थिंक सो लास्ट टाइम मैंने जब भी मेरा लेक्चर लिया था तब मैंने बहुत डिटेल में केस टेकिंग के बारे में बात किया था कि ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, family history is very important, the data which the patient is giving about his personal, that you know whether he is married, not married, family में कितने members है, वो किस प्रकार का what kind of a work occupation he is in, वो किस तरह के माहौल में रह रहा है, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्या है, उसका वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो जिस तरह से प्रेजेंट करा, एंटर किया क्लिनिक के अंदर, एंटर करते ही उसने किस तरह से अपनी बात को रखा, ये हर छोटी बात का निरीक्षण और उसके एनालिसिस ऑब्जर्वेशन हमको होम्योपैथी में बहुत सारी पारदर्शिता बोलते हैं, जिसको हम एनालाइज करके ये व्यक्ति के बारे में उसका एक व्यक्तित्व हम समझ सकते हैं। एंड इसी यही खास व्यक्ति, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, विच इज वेरी डिफरेंट टू अदर पीपल। बराबर है कि आज सपोज के फॉर एग्जांपल अगर चिकन पॉक्स है तो इरप्शंस बहुत स्वाभाविक है कि सबको इरप्शंस आता है, मगर अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स आया है और उसके लक्षणों में इरप्शंस नहीं आ रहे, खाली redness and itching है, but there are no eruptions, but he is itchy and irritated, then that is very peculiar of that individual, that is not been able. So it is his very peculiar kind of a situation which is not common. तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो है हम लोग के स्टिकिंग के दरम्यान, क्रॉनिक केसेस में उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी मानसिकता, उसके मेंटल सिम्टम्स, उसका जनरल्स जैसे कि उसकी नींद कैसे है, ड्रीम्स कैसे है, उसका भूख लगता है तो वो कब क्या उसका दिनचर्या है, किस हिसाब से उसकी what he is eating is also very important, and how is his lifestyle, whether his what are his sleeping habits, whether he's sweating, whether he's not sweating, perspiration कैसा है, एकदम कोल्ड आता है या फिर इट इज वेरी स्मेली, perspiration से उसकी स्मेल आती है। ये हर एक छोटी बात जो होम्योपैथी में है हम लोग एक्सप्लोर करते हैं विथ केस टेकिंग, एंड इसके ऊपर ही इसके निर्धारित हम दवाइयाँ ढूंढ सकते हैं विच आर गिविंग द सिमिलर कंस्टिट्यूशन टाइप्स। सो ये बहुत अनोखी चीज है जो हमारी होम्योपैथी के एक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि एक अलग तरीके का हमारा science है, which is also called as an art. So how you practice is an art and science. It is the combination of how you take the case, how you observe the case, how you come to the consensus. कैसी उसकी पैटर्न है, वो बचपन से लेके अभी तक उसका व्यवहार कैसे रहा है, उसके अंदर क्या पिक्यूलरिटीज है, क्या वो इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है, which are those peculiar, queer, rare, which is not seen, which is not common, which is not the disease sign and symptom, but the disease, it is an individualistic sign and symptom of that particular individual, will give you direction towards the similar remedy. And when that similar remedy उसी सिमिलैरिटी से न्यूनतम मतलब कि जितनी आवश्यक मात्रा में वो दवाई जितनी की वो बैलेंस कर सके, उसके डायनामिक लेवल को सही कर सके, उतनी ही मात्रा में उतनी ही फ्रीक्वेंसी से उसको दिया जाए। जैसे कि डीप एक्टिंग है तो उसको फ्रीक्वेंटली नहीं दे सकते हैं, और अगर सुपरफिशियल एक्यूट रेमेडीज है तो उसको फ्रीक्वेंटली देना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी सिचुएशन एक्यूटनेस में और बहुत बाहरी है। सो वी हैव टू फ्रीक्वेंटली गिव द स्टिमुलेशन फॉर द इम्यूनिटी टू ओवरकम द डिजीज स्टेट। But when it is internal and more deeper, then you are giving in a very less frequent, but in a required doses potency. तो हमको उसके लिए पेशेंस भी रखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको फ्रीक्वेंटली दवाई नहीं देनी है, हमको ऑब्जर्वेशन में रखना है जब तक दवाई का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको रिपीट नहीं करना है। सो दैट इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ रिपीटेशन बोलते हैं हम लोग। जब
only when the body is indicating a different kind of signs and symptoms or different shift, तभी हम उसको वो जब डायरेक्शन देता है, बॉडी इज एबल टू एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इंडिकेटिंग अ डिफरेंट रेमेडी, देन there are the remedies that is following the earlier remedy. So there are remedies which complement each other. There are short acting remedies which are followed by the deep acting remedies. So कौन सी remedies है जो follow well करती है, or which are the remedies that don't follow well or which can be inimical, which can cause an aggravation. You have to be cautious and have precautions. तो होम्योपैथी में ये सारे सिद्धांत को और ये नियमों को हमको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है. इट इज नॉट लाइक अदर साइंसेस के एक्सटेंडर्डाइज डोजेस में हम लोग ने दे दिया, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पिग हो, या फिर वो इंसान हो. हम हर एक को एक ही नजरिए से देखते हैं और उसमें 250 ग्राम्स या 500 ग्राम्स या इंजेक्शंस के ml के हिसाब से स्टैंडर्डाइज डोजेस. हर एक व्यक्ति को बुखार आया, मलेरिया आया तो हर एक को एक ही दवाई दी जाए. So not it will not be treated in a similar way in homeopathy. It is based on individualization. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि this is a permanent and internal healing which occurs, and it is not only superficial, which tends to suppress or produce side effects. होम्योपैथिक के सिद्धांत और होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हर एक व्यक्ति को अंदर से आंतरिक हीलिंग होना शुरू हो जाता है in the most smoothest and the gentle way, without any sufferings, without any aggravations. और जहां हमको ऐसे लगता है कि ये डिजीज डैमेज हो चुका है या इरिवर्सिबल है, या इसकी इट्स नॉट ओनली एट द फंक्शनल लेवल बट इट इज एट द पैथोलॉजिकल लेवल, उसका डैमेज हो चुका है, सेल्यूलर चेंजेस हो चुके हैं, तो वहां पे इट वर्क्स एज अ बेस्ट पैलिएटिव. सो ये हमारा साइंस होम्योपैथी का ये सिद्धांतों के ऊपर निर्धारित है. एनी अदर क्वेश्चंस? या सो जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसका शोध जो है शोध जब भी किया तब it was 18 I think so 1796 और एंड इसका सबसे पहला प्रयोग भारत में हॉर्निंग बर्गर के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के उपचार में किया गया. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड इन इंडियन. एंड इंडिया में इतना फेमस हुआ ये साइंस कि जितना बाहरी देश जहाँ पे वो फाउंड हुआ है, जर्मनी में भी इतना उसकी पकड़ नहीं थी और इट वाज नॉट एक्सेप्टेड वेल एंड इट वाज क्रिटिसाइज्ड एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ उसको बहुत लांछन और बहुत ओछेपन से देखा गया. बट भारत के अंदर इसको स्वीकार ज्यादा किया गया कोलकाता में. एंड कलकत्ता में पहले होम्योपैथिक कॉलेज भी स्टार्ट हुई इन 1881. एंड इन 1973 होम्योपैथिक केंद्रीय मतलब के परिषद अभी इसको ऑथराइज ऑथेंटिक वे उसका एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, उसकी स्थापना की गई. एंड होम्योपैथी वाज देन रिकॉग्नाइज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, especially in Calcutta, and then after that in Maharashtra, Gujarat, and other states. It is not that legally and officially accepted in other countries. Only it is alternative science of medicine. But भारत में इसका वजूद बहुत है and it is very well accepted in an educated part of community. So ये दुनिया भर में अभी होम्योपैथी is being the recordings have been started to be recorded because हम लोग को ये proofs गवर्नमेंट को देना बहुत जरूरी है
कि हम किस प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट कर रही है। प्रिंसिपल्स अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, इफ वी फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ होम्योपैथी, then we can have the research, we can have the proper standardized records of the patients, and following the guidelines and the principles of homeopathy based on how Dr. Samuel Hahnemann has given. And ये हम जब गवर्नमेंट में प्रूविंग्स कर सकते हैं तो it will be more efficacy of homeopathy to establish at the global level. तो उसकी पहचान, उसका परिचय ग्लोबल लेवल पे हमको देना है, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग्स होना बहुत जरूरी है। जो भी आप केसेस करते हो उसके रिकॉर्डिंग्स रखो। और ऐसे जहाँ पे यू कैन उनके फॉलोअप है कि जहाँ उसके फॉलोअप्स के अंदर हम एनालिसिस करके उसकी ट्रीटमेंट हुई है, हीलिंग हुई है, ऐसे ही ट्रीट किए गए केसेस को हम लोग उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट में अपने रिसर्च के तौर पे अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट होम्योपैथी एट द more recognized globally and accepted in an accepted way. Thank you. Any questions? Yeah, any questions? So these are the sources from where this entire presentation is being given in a very short and a very memorable way, in a most simple way to remember. और कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कोई कुछ किसी को पूछना है होम्योपैथी के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। Am I audible? You can open the mic for people who are raising hands. यस मैम, यस मैंने स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ कर दी। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा आपका, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में आपने होम्योपैथी के सारे प्रिंसिपल को आपने फिर से सब माइंड करवा दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आपकी नहीं कोई क्वेश्चन हो या कुछ कहना, आई थिंक डॉक्टर राम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। यस सर प्लीज कंटिन्यू, आप बोले। अच्छा, दीपमाला जी, आप जो है अपना काम में लगे रहते हैं, मुंह का जो है पुत्र मुंह में लगे रहते हैं, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर हेमा चाणक मिस्त्री। वाह, नाम बहुत सुंदर है, नाम के अनुसार काम है, समझे ना। 3 वर्ड है, हेमा, हेमा मीन्स होता है स्वर्ग, है ना। शब्द बोला जाता है। और चाणक्य तो जानते हैं कि एक भारत का बहुत बड़े थे, मिस्त्री तो है ही बनाने वाले। तो 3 फंडामेंटल ऑफ नेम एंड 3 फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी, है ना, मेन कॉज ऑफ डिजीज। तो यहाँ पर था, विषय था होम्योपैथिक का सिद्धांत। there are 3 सिद्धांत, सिमिलिया सिम्बस कुरेंचा। होम्योपैथिक बहुत बहुत अच्छा आपने बताए, और वास्तविकता में 7 जो कड़ी बताए वह मूल कड़ी, 7 जो है होम्योपैथिक का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को यदि फॉलो करेंगे तो हमारी कोई भी बीमारी, सब बीमारी ठीक होगा, जिसका नाम दिया है हैंडमैन साहब, जेंटली, रैपिडली एंड परमानेंट, है ना। 3 नाम दिए हैंडमैन साहब। लेकिन सिमिलिया, सिमिलर क्या, अरे सिमिलर, सिमिलर इन डिजीज, सिमिलर इन मेडिसिन, एंड सिमिलर इन जो है जो बीमार पड़ रहा है। तो हमारे होम्योपैथिक के थ्योरी के अनुसार हमारा वाइटल फोर्स बीमार पड़ता है, ट्रीट द पेशेंट, है ना। डैमेज ऑफ वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स का जो है इम्यूनिटी या जो भी है हमारा ड्रेन होता है, किस कारण से होता है। तो वाइटल फोर्स इज ए इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता। और कारण, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक थ्योरी, कारण इन इनविजिबल, क्रोनिक केस में लिखा गया है कारण
एंगर कारण हो सकता है, सैड कारण हो सकता है ना, ग्रीफ कारण हो सकता है, इंसल्टिंग कारण हो सकता है। तो कारण इंसल्ट इनविजिबल यानी कारण मन में होता है। मेंटल सिम्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस। तो हमारा कारण भी इनविजिबल है, बीमारी का कारण भी इनविजिबल है, बीमार पड़ने वाला वाइटल फोर्स भी इनविजिबल है, और हमारा दवाई जो है डायनामाइजेशन डायनेमिक है, नैनो टेक्नोलॉजी है, वह जो है हमारा फिजिक्स के थ्योरी पर आधारित है। तो हमारा जो मेडिसिन भी डायनेमिक है, यानी थ्री डायनेमिक, तीन डायनेमिक मिलकर हमारा जो है बीमारी को ठीक कर देता है। जब हम वाइटल फोर्स पर दवाई देते हैं, एंगर के जो दवाई देते हैं, तो अब उसके आधार पर सब बीमारी चला जाता है। यह बहुत अच्छा आपने हेमा जी बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र हैं। थ्योरी को आवाज नहीं आ रही है आपका, मेरी आवाज जा रही है? बहुत महत्व का है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो बात आपका यही तीन थ्योरी पर हम जेंटली रैपिडली होम्योपैथिक दवाई जेंटली है। मेन कॉज, रूट कॉज ऑफ द डिजीज जब हम ट्रीट करते हैं, देन यू एनहिलेट द डिजीज, मतलब कि आप पूरी तरह से वो बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जब कॉज ही नहीं रहेगा तो उससे उसका वृक्ष जो बोलते हैं जड़ से निकाल देंगे हम लोग उसकी हमारे जड़। तो हैंडमैन साहब बताए हैं, हेलो, हैंडमैन साहब बताए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में इंडिस्पोजिशन, हाँ, उसके जड़ से मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज, है ना। तो जब मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज है, हम रात में जगे हैं, दिन में सो जाएंगे, ठीक हो जाएगा बीमारी, है ना। आप क्रोनिक केस में बताएं सोरा साइकोटिक सिफिलिटिक, विदाउट मियाज बीमारी नहीं हो सकता है, बिना मियाज का क्रोनिक बीमारी नहीं हो सकता। इसीलिए क्रोनिक बीमारी को ट्रीटमेंट करना है तो रूट कॉज, मियाजमेटिक कॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, समझे ना। तो यह जो है बहुत बढ़िया है। यदि समय है तब बोल सकते हैं, ना तो दीपमाला जो है नहीं सर, हाँ अभी अब हमारे पास अब लास्ट के 1 मिनट बचे हैं, तो मैम को थोड़ा सा हम लोगों को कंक्लूड भी करना अच्छा है। ठीक है, ना ठीक है, Yes, बहुत sir. बढ़िया। बिल्कुल और एकल बिल्कुल सर, रेमेडी पर आपने बताए, सिंगल रेमेडी बहुत बिल्कुल बढ़िया है। और हमारा जो है आप जो है सिंपलेक्स मैम ने बताए, बहुत कुछ सब बताए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स। घर घर होम्योपैथी। बिल्कुल बिल्कुल मैम ने आज रिफ्रेशिंग लेक्चर लिया है। आपका मैसेज भी आप देखिए चैट बॉक्स में आया भी है। आपने आज का जो लेक्चर लिया बिल्कुल रिफ्रेशिंग था। सो थैंक यू मैम, ऐसे ही आते रहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने बहुत ही सिंपल वे पे जो होम्योपैथी का सिद्धांत था उसने आपको इलेबोरेट किया है, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। ऐसे ही आते रहिए। हाँ yes sir. I'm still learning to be technically equipped. And excuse me, ma'am, now Yeah, it's yeah, time yeah. for English Yeah, session. yes Yeah, yes. session, Now still learning. Hindi session is over, or now it's time for English session. So over to you, sir. Dr. Dhanesh sir, just a minute. Thank you, Dr. Sir, Deepmala. yes, sir. Yes. Yes, sir. Now you are the host. Yes, thank you, Yes. sir. Yes. Yeah. Thank you.